जन्म 1923 ईस्वी, यह था 1951 में। इसकी ट्रिक है धन शब शहर। लिखो, यह का मतलब धर्मवीर भारती, न का मतलब नरेश मेहता, श का मतलब शकुंतला वर्मा, भ का मतलब भवानी प्रसाद मिश्र, श का मतलब शमशेर बहादुर सिंह, ह का मतलब हरि नारायण व्यास और रे का मतलब रघुवीर सहाय। हो गया? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? तार सप्तक की पहली महिला आ गई है। अब कौन सी? शकुंतला वर्मा। शकुंतला वर्मा जो है तार सप्तक की प्रथम महिला है। लिख लो। पहले आप में से कुछ लोगों ने दिमाग लगाया था, क्लास डिस्टर्ब करवा दी, फालतू की भाषणबाजी हुई, क्लास को नुकसान करवा दिया। अब दोबारा दिमाग लगा रहे हो, फिर नुकसान हो जाएगा। तरीका है, आराम से पढ़ो। कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे प्रेम से सॉल्व करो। आपकी हेल्प मुझे करनी है, मेरी हेल्प आपको करनी है। दिमाग मत लगाओ, नेतागिरी मत करो। आप जितने बड़े नेता हैं उतने बड़े नेता मैं बहुत पहले से देखता आया हूं। नेतागिरियां ये मेरे पे बड़े बड़े लोगों की नहीं चलती, आपकी क्या? कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं कर दूंगा। आप लोग सोचो मैं संडे को आऊँ आपके पास, मेरे सेमिनार रहती है। आपका कोर्स अधूरा है, मुझे मालूम है। कोर्स पूरा कराना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। टेंशन तो है ही ना। अब क्या है, आप लोग क्या करते हो, गलत ट्रैक पे बढ़ते हो। आप लोग सोचते हो कि ये ऐसे दबाव बनाएंगे तो ये दबाव में आगे काम करे। अब हम लोग दबाव में थोड़ी आने वाले लोग हैं। जो लेखक लोग होते हैं, कवि लोग होते हैं, साहित्य के लोग होते हैं, दार्शनिक लोग होते हैं, कभी दबाव में काम नहीं करते। ये अपने हिसाब से काम करते। तो दबाव मत लाओ। कोई बात है मुझे बताओ, ये हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा उसमें प्रॉब्लम ये है। फिर जो भी उचित लगेगा वो अपन करेंगे। हाँ या ना? आप संस्था को मैसेज करें, संस्था फिर मुझे कुछ कहे, फिर मैं उनको कुछ कहूं, फिर आप बीच में ज्ञान लगाएं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। फाइनली नुकसान आपका होता है। है जी, मैं समझता हूं उस बात को। मैं 7 से 10 कभी नहीं पढ़ाता, मैं 2 घंटे पढ़ाता हूं। मैं 7 से 10 क्यों करता हूं एक दिन आपके साथ? इसीलिए ताकि आपका टाइम खिंच जाए, इसलिए तो कर रहा हूं ना। दूसरी बात, 3-3 घंटे कौन पढ़ा रहा है आपको? कौन सा संस्थान पढ़ा रहा है? साहित्य 3 घंटे कौन पढ़ा रहा है? बताओ मुझे। कौन सा इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है 3 घंटे लिटरेचर? जो रहता है पढ़ाने में 3 घंटे नहीं पढ़ा। और मैं मना नहीं कर रहा हूं, अभी आपके जस्ट बाद मेरी दूसरी क्लास है। भाई ये तो है नहीं कि मेरा केवल आपको ही पढ़ाना, मेरे को तो और बैचेज में भी जाना होता है ना। तो सारे बैचों की जिम्मेदारी तो है ही।
बताओ, नहीं है क्या? अरे बोलो तो सही, जिम्मेदारी तो है ही ना। अब आप बताओ क्या हो सकता है? फिर ऑफिशियली मेरे प्रॉब्लम चल रहा हूं मैं भी, मुझे पता है मैं आपके यहाँ कितना भागता हुआ आता हूँ, कितना जल्दी में आता हूँ, मैं ही जानता हूँ। सुबह 7 बजे वाले में मैं आपसे कुछ नहीं कहता, 8 बजे वाले में आपसे हमेशा कहता हूँ कि दिक्कत होती है मुझे। तो आप धैर्य रखो थोड़ा सा, सब सही चल रहा है, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होने वाला। ज़्यादा दिक्कत होगी तो वो कोर्स सल्टा दे जाएगा। लिखाना 10 लाइनें लिखा दी जाएगी 5, आपको पता चलेगा नहीं कि 5 लिखानी थी कि 10 लिखानी थी, नुकसान आपका ही होगा। सीधी सी बात है। आगे चलूं, तीसरा तार सप्तक। तृतीय तार सप्तक के कवि एक लिखो, सम विप्रकी केकु। स का मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेन। मैं का मतलब मदन वात्स्यायन। डी का मतलब विजय देव नारायण शाही। ऐसा मैं इसको अलग लिख देता हूं, एक क्या घालमेल हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। वो प्रभाकर माचवे था, हाँ या ना? ये कौन है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी। कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह और कुंवर नारायण। तार सप्तक की दूसरी महिला आ गई है। तार सप्तक की दूसरी महिला, पहली कौन थी? शकुंतला। ये आगे जाके माथुर हो गई थी, गिरजा कुमार माथुर से शादी करी ना, तो क्या हो गई? शकुंतला माथुर। तो दोनों एक ही नाम है। है जी। आया कब था? ये आया कब था? पहला 43, दूसरा 51, तीसरा 59। आज थोड़ा ऐसे लूज है, लिख लिया। 1959, 59। आगे चलूं। चतुर्थ तार सप्तक।
चौथा तार सप्तक, ट्रिक लिखो इसकी। आया कब था? 1979। श्रीरा अश्वरा सुन। श्री का मतलब श्री राम वर्मा, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। ये राजेंद्र किशोर को राज किशोर भी बोला जाता है। अवधेश भारती, अवधेश कुमार, स्वदेश भारती, एक मिनट, मुझे एक अर्जेंट स्क्रीनशॉट लेना है। आज जिंदगी ताप पर है। क्या लिखना है आगे? राह। राजेंद्र किशोर लिख लिया है। एक और है, रामकुमार, राजकुमार कुंभज, रामकुमार राजकुमार है, रामकुमार है, राजकुमार, राजकुमार कुंभज। कितने हो गए? सुमन वर्मा, और नए का मतलब नरेश मेहता। ये सुमन वर्मा क्या तार सप्तक की तृतीय महिला। है जी? क्या बोल रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा। सुमन राजे, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है इन्होंने। सुमन राजे है जी। हाँ, ये उधर आ गया था ना दूसरे में। ये नंद किशोर आचार्य है। अपसेट माइंड में अपसेट कर दिया ना आप लोगों ने। अपसेट पे अपसेट। धीरे धीरे मूड बनेगा, अभी टाइम लगेगा। पहले से अपसेट, फिर अपसेट। या ऐसा करूं, मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़वा दूं, काव्य शास्त्र किसी और से पढ़वा देते हैं, जल्दी कोर्स हो जाएगा। 1-1.5 घंटे वो पढ़ाएंगे, 1-1.5 घंटा मैं पढ़ाऊंगा। रोज लंबी लंबी क्लास ले, खूब मजा आ जाएगा। हाँ बोलो। काव्य शास्त्र क्या तुम बोलोगे रोज, मुझे मालूम है। आदमी बिगाड़ होगा इस बात पे, कभी न कभी तो बिगड़ेगी इस बात। आप उस समय कतई नहीं बोले जब पंथ छोड़ा गया था। अब ये कहना था उस समय कि पंथ से आगे शुरू करो। जहां से पंथ छोड़ा था ना, उस पंथ से आगे लिखाओ। ये भी बोलने का एक समय था। उस समय आप कतई नहीं बोले, क्योंकि उस समय आपको लग रहे थे कि भगवान है, जादूगर है। शुरू तो नहीं करवाया आपने। उसके बाद चारों तार सप्तक हो गए, हाँ या ना?
अब अपन आ जाते हैं एक एक कवि पे। हेडिंग डालो तार सप्तक के प्रमुख कवि, वो तो हो ही गया, मैं लिख दिया। एक एक पे आ जाते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दो आप, कौन? अज्ञे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। ठीक, चलो जन्म की बात करते हैं। 1911 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। जन्म स्थान है कसिया गांव, कुसिया गांव, कसिया, कुसिया, इसको कुशीनगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कुशीनगर। ये शहर है, आजकल तो यूपी में बड़ा शहर है ये, देवरिया जिला में है। जिला कौन सा? देवरिया। कहाँ पड़ता है? यूपी में। जन्म तो यहाँ हुआ, मृत्यु दिल्ली में हुई थी। मृत्यु दिल्ली में हुई थी, लिखने की आवश्यकता नहीं, चाहो तो लिखो। उन्नीस सौ 87 ईस्वी। ठीक है, आगे चलें। ये सच्चिदानंद कौन है? दादा, और ये पिता, और ये गोत्र, और ये उपनाम। नाम ही मान लो जी, उपनाम लिख देते। ठीक है, लिखो। इनकी पत्नी का नाम कपिला वात्स्यायन थी। अज्ञे थे कौन? एक क्रांतिकारी, एक सैनिक, एक पत्रकार, एक यायावर, एक बुद्धिजीवी।
हो गया। पत्नी का नाम लिख दिया क्या? कौन है? कपिला वात्स्यायन। क्या हुआ? क्या लिखा? कमला। कपिला वात्स्यायन। कपिला वात्स्यायन। हो गया। आगे चलो। चलूं? जीवन परिचय। जीवन परिचय सुनो आप। क्या है वो सुनो। वो क्या है कि आगे जो है ना, अभी थोड़ी देर सुन लेंगे क्या एक बार? आगे का जन्म हो ही गया था कुशीनगर। इसके पिताजी क्या आर्मी में थे? किस में थे? तो ये क्या है कि इनका जो बचपन है वो लाहौर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल इनमें बीता। इनके पिता आर्मी में थे ना, तो जगह जगह ट्रांसफर होते थे, पढ़ाई डिस्टर्ब होते थे। इन्होंने क्या किया, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से 12th की थी, और उसके बाद में 12th करने के बाद बीएससी जो है इन्होंने फॉरमैन कॉलेज है एक, फॉरमैन कॉलेज लाहौर में। लाहौर का मतलब आजकल पाकिस्तान है, पहले भारत का हिस्सा था ना, वहां से इन्होंने बीएससी कर ली। उसके बाद क्या इन्होंने एमए भी करी थी अंग्रेजी साहित्य से, इंग्लिश से एमए किया था। लेकिन क्या था, ये पढ़ाई कर रहे थे ना, उसके बाद इनका संपर्क हो गया राजपाल को, राजगुरु, सुखदेव और कौन, भगत सिंह, इनसे इनका संपर्क हो गया। ठीक। और राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह से जब इनका संपर्क हुआ तो इन्होंने क्या किया, उनके साथ रह करके वो काकोरी वाला कांड था ना, उसमें इन्होंने अंजाम दिया। तो ये क्रांतिकारी था ही, फिर ये अंडरग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए। 1930 में क्या इनको पकड़ लिया, पता चल गया अंग्रेजों को। कब? 1930 से 36 तक इनको जेल में रख दिया। जैसे ही जेल से निकले, इसके बाद इन्होंने सैनिक और विशाल भारत 2 पत्रिकाओं में काम किया। किस किस में? आगरा से सैनिक और कलकत्ता से विशाल भारत, उसमें काम किया। बाद में इन्होंने एक बिजली पत्रिका में काम किया। कौन सी पत्रिका? बिजली। उसके बाद इन्होंने प्रतीक नामक पत्रिका में काम किया, इलाहाबाद से निकलती थी। उसके बाद इन्होंने दिनमान साप्ताहिक में काम किया, इसके हेड रहे, वीकली न्यूज है। इसके बाद इन्होंने नवभारत टाइम्स में काम किया, आता है ना अखबार नवभारत टाइम्स, उसमें काम किया। एवरी मेंस एक जो है इंग्लिश पत्रिका थी, एवरी मेंस, उसमें काम किया। और एक वॉक घूमना, इस नाम से इंग्लिश पत्रिका थी, उसमें काम किया। एक जयप्रकाश नारायण वीकली मैगजीन आती थी, उसमें काम किया। तो पत्रिकाओं में खूब काम किया। कैलिफोर्निया जो है अमेरिका, वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया इन्होंने 44, 45, 46 में 3 साल। जोधपुर में भी ये हमारे राजस्थान में कहाँ, जोधपुर विश्वविद्यालय में भी गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आया करते थे। कौन? अज्ञे। और तो क्या है,
मौत दिल्ली में हुई थी। चलो लिखो, जीवन परिचय। अज्ञेय के पिता आर्मी में थे, अतः इनका जीवन। अज्ञेय के पिता आर्मी में थे, अतः इनका जीवन इसमें लाहौर, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि में बचपन बीता। आदि में बचपन बीता। इनका जीवन लिखा है ना, जीवन काट देना, जीवन काट देना। लाहौर उनमें उनका बचपन बीता, ठीक है। इसके बाद आगे चलो। ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, उस समय क्या 12th 10th 12th को भी कॉलेज ही बोलते थे। ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से 12वीं पास करने के बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से 12वीं करने के बाद लाहौर पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान के फॉरमैन कॉलेज से बीएससी करने गए थे। लाहौर पाकिस्तान के कौन से कॉलेज? फॉरमैन कॉलेज से बीएससी करने गए थे। मतलब बीएससी कहाँ से की? लाहौर के फॉरमैन कॉलेज से। आगे लिखो। बाद में इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए भी किया। बाद में इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए भी किया। बाद में इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से क्या किया? एमए भी किया। लेकिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के संपर्क में आने से भगत सिंह, राजगुरु और कौन? सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के संपर्क में आने से ये क्रांतिकारी बन गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के आने से, के संपर्क में आने से ये क्या बन गए? क्रांतिकारी बन गए। और 1930 में इन्होंने अंग्रेज सरकार ने पकड़ लिया और 1930 में इन्हें किसने? अंग्रेजी सरकार ने पकड़ लिया, जिसके कारण ये 1936 तक कहाँ रहे? जेल में रहे। जिसके कारण ये 1936 तक कहाँ रहे? जेल में रहे।
आगे चलो। जेल से निकलने के बाद इन्होंने आगरा से सैनिक, जेल से निकलने के बाद इन्होंने आगरा से सैनिक और आगरा से क्या सैनिक और कलकत्ता से विशाल भारत, और कलकत्ता से विशाल भारत कलकत्ता से कहां, विशाल भारत नामक पत्रिका के लिए काम किया। कलकत्ता से विशाल भारत नामक पत्रिका के लिए काम किया। उसके बाद इन्होंने बिजली पत्रिका में काम किया। बिजली, उसके बाद इन्होंने बिजली पत्रिका में काम किया और साथ बाद में प्रतीक नामक पत्रिका में काम किया, इलाहाबाद सप्तशती प्रतीक, और बाद में कहां से प्रतीक नामक पत्रिका में काम किया। इस पत्रिका में प्रतीक नाम पत्रिका, अगले अंश लिखो। आगे ने दिल्ली से दिनमान साप्ताहिक के लिए काम किया। आगे ने दिल्ली से दिनमान साप्ताहिक के लिए काम किया। आगे ने दिल्ली से दिनमान साप्ताहिक के लिए काम किया और इन्होंने नवभारत टाइम्स में भी सेवाएं दी थी। इन्होंने अंशी पत्रिका नवभारत टाइम्स में भी सेवा दी थी। अंग्रेजी है, अगला से लिखो। इन्होंने एवरीमेंस और वॉक जैसी विदेशी पत्रिकाओं के लिए भी काम किया। एवरीमेंस और एक है वॉक, एवरीमेंस और दूसरी कौन सी, वॉक, WLK वॉक जैसी पत्रिकाओं के लिए भी काम किया। जैसी पत्रिकाओं के लिए भी काम किया। आज कोई पहला एडमिशन, आज पहली क्लास है किसी की? नहीं, ओके। पत्रिकाओं के लिए भी काम किया। और ये जयप्रकाश नारायण कोष्टक में लिख दो, वीकली मतलब साप्ताहिक। और ये जयप्रकाश नारायण वीकली, वीकली मतलब साप्ताहिक, सप्ताह में जो आती है। जयप्रकाश नारायण वीकली पत्रिका का नाम है। जयप्रकाश नारायण वीकली में भी काम करते रहे, मैं भी काम करते रहे। ठीक है, हो गया, आगे चलते हैं।
ये सब होने के बाद अज्ञे के उपनाम, अज्ञे के उपनाम, उपनाम सुनो। एक तो इसका नाम पहला नाम क्या है? अज्ञे। अभी सुन लेंगे आप थोड़ी देर। इसको बोलते हैं व्यष्टि चेतना का कवि। क्या बोलते हैं? व्यष्टि चेतना का कवि। नंबर 3, देखो इसके पास बंदूक भी थी और कलम भी थी, क्रांतिकारी भी था और पेन भी चलाता था, ठीक है। लेकिन बंदूक और बुलेटिन का कथाकार यशपाल को कहा जाता है। किसको? ये राजगुरु भगत सिंह सुखदेव थे ना, इसके साथ यशपाल और अज्ञे भी था, अज्ञे भी था। यशपाल की एक रचना फूलों का कुर्ता, आगे पढ़ेंगे अपन। पर्दा कहानी पढ़ी हो कभी? पर्दा, कोई बात नहीं। तो यशपाल के बारे में अपन चूंकि यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए बंदूक और बुलेटिन का कथाकार कभी पूछा जाए तो यशपाल ऑप्शन है उसमें, अज्ञे नहीं है। वो थोड़ा ज्यादा हैवी था, है ना। इसमें क्या है, एक इसको बोलते हैं कठिन गद्य का प्रेत। क्या बोलते हैं? कठिन गद्य का प्रेत। एक इसको व्यक्तिवादी कवि बोलते हैं। एक इसे निजता की सुरक्षा का कवि भी कहा जाता है, निजता की सुरक्षा का कवि। और एक इसे है ना नई कविता का भारतेंदु भी कहा जाता है। नई कविता के लिए भारतेंदु की तरह काम किया किसने? अज्ञे ने। यह अज्ञे नाम कैसे पड़ा? अज्ञे की एक कहानी थी कोठरी की बात। क्या नाम है? बाद में कोठरी की बात नाम से इसका संकलन भी आया था, कहानी संकलन। कोठरी की बात, विपदगा, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, ऐसे इसकी कहानी संग्रह भी आए थे। तो कोठरी की बात कहानी थी, उसको छापना था। क्या होता है, कहानी संग्रह में बहुत सारी कहानियां होती है, उसमें जो अच्छी कहानी होती है ना, कभी उसका नाम उसके ऊपर लिख देता है, किताब को उसी का नाम दे देता है। तो कहानी संग्रह का नाम क्या है? कोठरी की बात। लेकिन उसके अंदर कोठरी की बात ही नहीं है, और भी कहानियां हैं, पर सबसे हिट वो है कवि की नजर में। तो क्या हुआ, इसको इसने दे दिया किसको? जैनेन्द्र को। कि जैनेन्द्र इस कहानी को प्रेमचंद को दो। वो जागरण में था प्रेमचंद उस समय। किस में था? बोले प्रेमचंद को दे दो, वो जागरण में छाप देगा। जैनेन्द्र लेके चला गया। प्रेमचंद ने कहा किस नाम से छापूं? जैनेन्द्र ने कहा नाम तो बात यह है कि क्रांतिकारी पकड़ में आ जाएगा। वो बम बनाने का काम भी सीखा था इसने, अंग्रेजों की सेना में सैनिक भी रहा था, आर्मी भी रहा अंग्रेजों के में, बम बनाना जानता था। बोले तो मोस्ट वांटेड है, पकड़ में आ जाएगा। अगर कहानी अपन छापेंगे तो सरकार अपन को पूछेगी, अंग्रेजी सरकार की, ये कहाँ है, कहाँ से दी इसने कहानी, है कहाँ है? बोले एक काम कर, अज्ञे नाम से छाप दे। प्रेमचंद को क्या बोला? अज्ञे नाम छाप दे। किसको? जानते नहीं है, गे नहीं है ये, इसलिए इसका नाम क्या कर दो? वास्तविक नाम क्या था? पुट्टी चादर। व्यष्टि चेतना का कभी इसलिए कहा है, दरअसल क्या है कि जो प्रयोगवाद है वो व्यक्तिवादी काव्य है और प्रगतिवाद समाजवादी काव्य था। हाँ या ना? समाजवादी का मतलब समष्टि चेतना और व्यक्तिवादी मतलब व्यष्टि चेतना। तो क्या है, प्रगतिवाद था समष्टि चेतना, प्रयोगवाद है व्यष्टि चेतना। अब चूंकि इसका प्रवर्तक है तो मैं तार सप्तक का प्रवर्तक तो उसको लिखना नहीं चाहते क्योंकि पहले लिखा दिया है। तो ये व्यष्टि चेतना का कवि है और नई कविता में व्यष्टि समष्टि का द्वंद्व है। जब नई कविता पढ़ेंगे हम तो ये देखेंगे कि नई कविता में व्यष्टि और समष्टि का द्वंद्व है और फाइनली समष्टि चेतना वहां पर हावी है। तो प्रगतिवाद का मतलब समष्टि चेतना, प्रयोगवाद का मतलब व्यष्टि चेतना और नई कविता का मतलब
व्यष्टि समष्टि का द्वंद्व और समष्टि चेतना हावी। ठीक है, अब इसको लिखो। हाँ, क्या चीज? व्यष्टि चेतना। मैंने बोला ना, जहां पे एक व्यक्ति विशेष को आधार बना करके चेतना की बात की जाए, मतलब जैसे अज्ञे ने गधे पे कविता लिखी है, रेंगल, फूकी, ना कौआ, इन सब पे कविताएं लिखी है। एक व्यक्ति विशेष पे जब कोई बात करता है, केवल व्यक्ति विशेष को आधार बना के कोई कविता बात करती है, तो वो क्या कहलाती है? और जब वही कविता किसी समाज के बहुत सारे लोगों को आधार बना, जैसे मैं केवल एक व्यक्ति को आधार बना करके उसके ऊपर कुछ चेतना की बातें करूं, उससे चेतना जागृत करूं, तो वो कौन सा होगा? व्यष्टि। और सबके समूह की चेतना की बात की जाए तो समष्टि। तो समाजवाद में तो सभी थे ना, ग्रुप था ना, शोषक शोषित के खिलाफ, वो मतलब शोषित लोग हैं उनके पक्ष में ग्रुप था ना, तो समष्टि चेतना कहाँ थी? प्रगतिवाद में। व्यष्टि चेतना और व्यष्टि समष्टि का द्वंद्व, दोनों की टक्कर नई कविता पर हावी कौन है? लिख दो, अज्ञे। पहला उपनाम लिखो अज्ञे। लिखना है। अच्छा, मैं लिखाऊंगी या बुरा लग रहा है क्या आपको आज? और मूड ऑफ लग रहा है क्या? बुरा लग रहा है क्या आपको? ऐसे ये जीवन है ना, इसमें मैंने बोला ना रेडियो है। क्या है? रेडियो। हमेशा वो गाना नहीं मिलता जो आप सुनना चाहते हैं। सीडी प्लेयर तो है नहीं कि आपकी मन चाहे जो चला दिया। हाँ या ना? अरे बोलो तो सही। ये तो छोटे छोटे गम है, दुनिया में कई बड़े गम आ जाते हैं। फिर मैं चाहता था कि मैं जब बड़ा हूं और बहुत जब सब कुछ अच्छा हो जाए, मैं इतनी मेहनत करूं कि मेरे पिताजी ना, जिन्होंने जन्म से कर्जा और दुनिया की साहूकारी के बोझ देखे, वो आराम से ढेर पे बैठे और घर में ऐश आराम, बेडरूम पे एसी लगा हुआ और वहां पे बैठे और उनको लगे कि पैसों का ढेर घर में पड़ा है। ठीक है, ऐसा मैं चाहता था, ऐसा मैं लगभग पहुंच भी गया था। लेकिन लास्ट टाइम में भगवान ने पिताजी को वापस बुला दिया। अब तो क्या ये गम मेरा कभी पूरा हो सकता है? ये जिंदगी हो गई ना पूरी। अब आपके छोटे छोटे गम हैं। मैं तो इस गम में कई बार तड़फता हूँ, रोता हूँ, अंदर से टूटता हूँ भयंकर कि साला सब काम अब करने थे, अब ऐसा हो गया। और जिन्होंने एक एक रुपए के लिए दुनिया में मोहताज थे, उस हालात को जीने के लिए ये उम्मीद मानी थी कि ये जब बड़ा हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। तो क्या है, कई लोग के बड़े बड़े गम होते हैं, वो भी वो झेल के चल। तुम्हारा तो ये क्या है, 2 महीने 1 महीने का गम है, कोर्स तो हो गया पूरा। छोटे छोटे गमों पे क्यों टेंशन लेते हो? ये जीवन है ना, इसमें तो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ या ना? आपको मतलब जीवन को आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते। फाइनली आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि ईश्वर की जो मर्जी है वो मान। तो ऐसे मत सोच करो कि ये कोर्स लेट हो जाएगा। वैसे भी एग्जाम नहीं हो रही अक्टूबर में, तो फर्स्ट ग्रेड की, सेकेंड ग्रेड की दिसंबर में है। और अगर आप लोग यहाँ से अक्टूबर नवंबर में गए तो ठीक है, आप उससे पहले चले, जो पढ़ा है वो भूल जाओगे। घर पे रह करके पढ़ाइयाँ नहीं होती।
और मैं तो पहले फ्री कर दूंगा। मेरा तो ये साहित्य तो टाइम ले रहा है, आगे तो कहाँ टाइम लेता है। पुराने बैचेज में आप थे क्या कोई? पुराने बैचेज में सुहानी थी, वो कहाँ गई आज? ये खांडल ने देखा, सुहानी थी ना, सुहानी एक स्टूडेंट। हाँ, पुराने बैच में पढ़ी थी तुम? वो दूसरे वाले में साहित्य का इतिहास वगैरह। कोई पुराने बैच का नहीं है क्या? पुराने बैच वालों से पूछना, साहित्य के इतिहास में टाइम लगता है, उसके बाद में टाइम नहीं लगता, फिर खटाखट होता जाता है। अपन एक एक में अभी तो क्या है, जैसे प्रयोगवाद चल रहा है तो चल ही रहा है, आधुनिक काल चल रहा है चल ही रहा है। काव्य शास्त्र में तब तक अपन कोई ना कोई टॉपिक खत्म कर लेते क्योंकि हो जाता है। चलो लिखो नंबर 1 आगे। यह नाम, हाँ नंबर 1 आगे लिखो। यह नाम जैनेन्द्र ने दिया था, यह नाम जैनेन्द्र ने दिया था। यह नाम जैनेन्द्र ने दिया था। अगला लाइन से लिखो। जब लेखक की कहानी कोठरी की बात, लेखक कौन? अज्ञे। जब लेखक क्वेश्चन में अज्ञे लिख देना, की कहानी कोठरी की बात, जब अज्ञे की कहानी कौन सी? कोठरी की बात। जब अज्ञे की कहानी कोठरी की बात प्रेमचंद के पास जागरण पत्रिका में छपने के लिए पहुंची। प्रेमचंद के पास कौन सी पत्रिका में? प्रेमचंद के पास जागरण पत्रिका में छपने के लिए पहुंची तो, प्रेमचंद के पास जागरण पत्रिका में छपने के लिए पहुंची तो जैनेन्द्र के कहने पर इसके लेखक का नाम पहली बार अज्ञे लिखा गया। तो जैनेन्द्र के कहने पर इसके लेखक का नाम पहली बार क्या लिखा गया? अज्ञे लिखा गया। तो जैनेन्द्र के कहने पर इसका नाम पहली बार क्या लिखा गया? अज्ञे लिखा गया। ठीक, हाँ या ना? आगे चलो। तो ये नाम किसने दिया भैया? जैनेन्द्र ने। अगला लिखो, व्यष्टि चेतना का कवि। व्यष्टि चेतना का कवि। अगला लिखो, कठिन गद्य का प्रेत। कठिन गद्य का प्रेत। अगला लिखो, अच्छा पहले लिखा दिया ना आपको, प्रयोगवाद का प्रवर्तक है, तार सप्तक का प्रवर्तक, ये पहले लिखा दिया है। आगे लिखो, व्यक्तिवादी कवि। व्यक्तिवादी कवि। व्यक्तिवादी कवि। अगला लिखो क्या? निजता की सुरक्षा का कवि। निजता की सुरक्षा का कवि। निजता, निजता क्या हुआ? नई कविता का भारतेंदु। पुट्टी चातन वास्तविक नाम। पुट्टी चातन क्वेश्चन क्या लिखोगे? वास्तविक नाम। आगे आ जाओ, अज्ञे की काव्य रचनाएं। अब है ना, ये प्रयोगवाद है ना आपका। हेलो, ये प्रयोगवाद है ना, यही ऐसा है जो आपका टाइम लेगा, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि प्रयोगवाद में जितने कविता आएंगे, कवि आएंगे, वही नई कविता में आएंगे, वही
थोड़े से साठोतरी में टाइम लगेगा, 2-4 दिन का, बहुत लंबा नहीं है। और उसके बाद जैसे आपकी काबिसा से ग्रामर पूरी होगी ना, चलेगी ना, जो भी चलेगा, वहां तो क्या होता है कि 2-2, 3-3 दिन में एक एक टॉपिक खत्म होता जाता है और बहुत टॉपिक भी नहीं है। तो वहां क्या पता चलता रहता है कि अब ये पूरा हो गया, पूरा ये हो गया, पूरा ये हो गया। साहित्य के इतिहास में यही नहीं रहता कब पूरा होगा, ऐसा लगता है इतने दिन से पढ़ रहे हैं कब पूरा होगा। तो ये बिल्कुल हिमालय की चोटी है। अब चोटी पे क्या है कि जब 2 किलोमीटर रहता है ना हिमालय का, माउंट एवरेस्ट की 2 किलोमीटर की ऊंचाई रहती है लास्ट, उस समय कई लोग वापस लौट आते हैं क्योंकि यहां तक जाते जाते पक जाते हैं। तो आपका दोष नहीं है, सभी को ऐसा होता है, थक जाते हैं इस समय तक पढ़ते। और ये आधुनिक काल है ना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है आधुनिक, मतलब रीतिकाल, भक्तिकाल और आदिकाल तीनों एक तरफ, और आदिकाल के प्रश्न थे एक तरफ, इतने पूछे जाते। तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें बहुत है। और हो सकता है मेरा कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम हो तो 1-2 दिन फिर दिक्कत हो जाए। हालांकि आप निश्चिंत रहो, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती। एक मेडिकल लगाता हूं, खट से 1-2 महीने की छुट्टी पे जाता हूं। शेर है ना, शेर ही रहता है, कांटा लग जाए तो भी शेर ही रहता है, भूखा रहे तो भी शेर रहता है। ये नहीं कि भूखा हो जाएगा तो वो दलिया खा लेगा, खाएगा तो मांस ही, और वो भी ताजा ही खाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे, पर बता रहा हूं कि 1-2 दिन का डिस्टर्ब हो सकता है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 1 सेकंड लेता हूं, 6 महीने की छुट्टी जाने में 1 सेकंड लेता हूं, ज्यादा सोचता नहीं हूं मैं। सोचता होता तो यहां नहीं खड़ा होता। हर घंटे, हर पली, हर घड़ी, हर पल पे रिस्क खड़ी साथ लेके चलता हूं, हर जगह पे रिस्क साथ लेके चलता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने जेने ट्रेंड को पढ़ा है, मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा है, और उनकी किताबें, उनकी रचनाएं कहती है कि जीवन में रिस्क है तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर रिस्क नहीं है तो नहीं बढ़े। टू लाफ इज टू रिस्क हैपनिंग द फूल, टू बीप इज टू रिस्क हैपनिंग सेंटिमेंटल। हंसने में जोखिम है कि लोग पागल समझेंगे, और रोने में जोखिम है, लोग कहेंगे भावुक है, रोता है, इमोशनल आदमी रोता है, रोने से क्या होता है। To laugh is to risk appearing the fool, to weep is to risk appearing sentimental, to reach out for another is the risk of involvement. किसी दूसरे के लिए पहुंचना, इस बात की रिस्क है कि वह आदमी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इसका कोई न कोई स्वार्थ है। किसी का पैर कट गया, किसी की अंगुली में दर्द हो रहा है, आप वहां ट्यूब लगाने पहुंच गए ना, तो इसमें रिस्क है। लोग क्या कहेंगे, कोई न कोई स्वार्थ है इसका, इसलिए आया है यहाँ पे। To reach out for another is the risk of involvement. To expose your dreams and sorrows before a crowd is to risk being called a nap. अपने ड्रीम्स को और अपने सरोज को, अपने दुखों को और अपने सपनों को दूसरों के सामने एक्सपोज करने में ये रिस्क है कि लोग कहेंगे कि अनाड़ी है, मन चाहे जो बोल देता है, इसको नॉलेज नहीं है, दुनिया का ज्ञान नहीं है। टू लव इज टू रिस्क बीइंग नॉट लव्ड इन रिटर्न। प्रेम करने में जोखिम है कि वापस प्रेम नहीं मिला तो। टू लिव इज टू रिस्क इन डाई। जीने में जोखिम है, किसका? मरने का। हम जी रहे हैं ना अभी, इसमें जोखिम है, मर नहीं जाए तो रिस्क पे खड़े। छत गिर गई, मर गए, धरती हिली, मर गए, कोई अंदर से भूस्खलन हुआ, गड्ढा बना, फिर गए, कोई जो ज्वालामुखी यहां से निकल गया, हो गया, और नाले का उधर से पानी आ गया, धंस ले गया, चला गया, पता नहीं चलता कब चले गया। To live is to risk in, die to love is to being risk not in, loved not in return. To hope is to risk in despair. आशा में जोखिम में निराशा का। And to try is to risk in failure. और ट्राई में रिस्क है फेलर का। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस कविता की है, जेने ट्रेंड की पोइम है, और उसमें सबसे बड़ा द ग्रेटेस्ट हैजार्ड ऑफ द लाइफ इज नॉट बीइंग रिस्क इन लाइफ। दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है खतरा नहीं लेना। क्या सुने? दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है खतरा नहीं लेना। द ग्रेटेस्ट हैजार्ड ऑफ लाइफ नॉट टेकिंग रिस्क। द पर्सन दैट डजंट रिस्क, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता, दे कैन अवॉइड फ्रॉम सफरिंग एंड सरोज। वो दुखों और कष्टों से तो बच सकते हैं। जो रिस्क लेगा उसको दुख भी होंगे, कष्ट भी होंगे। दे कैन अवॉइड फ्रॉम सफरिंग एंड सरोज, बट दे कांट लव, लिव, चेंज, ग्रो, फील। 5 चीजें वो लोग कभी नहीं कर सकते। लव नहीं कर सकते, लिव नहीं, जी नहीं सकते, गुलाम बन के रहेंगे, डर के रहेंगे,
चेंज नहीं कर सकते अपना आप को, ग्रो नहीं होगा उनका, कभी उनकी वृद्धि नहीं होगी क्योंकि रिस्क लेंगे, और फील नहीं कर पाएंगे कभी जीवन में, अलग अलग रसों में नहीं जा पाएंगे वो क्योंकि रिस्क नहीं लेते, एक ही प्रकार से रहना उसको। एंड चेन्ड बाय देयर सर्टेन एटीट्यूड दे आर एज लाइक स्लैब, और वो लोग हैं जो अपनी एक निश्चित श्रृंखलाओं में चेन्ड हैं, एक निश्चित श्रृंखला में बंधे हुए हैं, एंड दे आर लाइक ए स्लैब, और वो ऐसे जैसे कि स्लैब हो, गुलाम हो। वो किसकी तरह है? गुलामों की तरह। कविता बहुत लंबी है, ज्यादा बात करने से मतलब नहीं है, रिस्क लीजिए, आगे चलो चलें। आगे की काव्य कृतियां, ऐसा मत सोचना कि मेरे पे हिंदी पढ़ाना आता है, ठीक है, जहां जो आवश्यकता होती है मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूं। अंग्रेजी में नंबर मेरे अपने जीवन में 90 से कम नहीं आए कभी, और हमारे जमाने में 90 नंबर लाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी, और मेरे 90 से नंबर कम नहीं आए थे अंग्रेजी में कभी भी। वो एक अलग बात है कि मैंने हिंदी को चुन लिया, मेरे परिवार का माहौल संस्कृत का रहा है, तो वो भी हम पे आती है। उर्दू लैंग्वेज डिप्लोमा भी किया है मैंने, तो चीजें कहीं भी जा सकती है, किसी दिशा में कोई पता नहीं होता। काव्य कृतियां सुनिएगा। भग्नदूत, अभी लिखेंगे नहीं आप तो ठीक रहेगा। चिंता, इत्यलम, 33, 42, 46, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, इसकी रचनाएं बहुत सारी है। एक तो यार ये परेशान करेगा। देखो, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये आई थी 57 में। अभी रुक जाओ एक बार, मुझे सन देख लेना था इनका। बाबरा अहेरी, ये आई थी 1954 में। हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर 1949 में। 49, 50, 51, 54, 57। अरि ओ करुणा प्रभा में, ये आई थी 1959 में। आंगन के पार द्वार, पार द्वार 1961 में। 64 का साहित्य अकादमी मिला था इसे। कितने पे पहुंच गए अपन? 61। सुनहरे सहबाल और पूर्वा, ये भी 65 में आई थी, ये भी 65 में आई थी। उसके बाद 67 में आई थी कितनी नावों में कितनी बार। सुना है? कितनी नावों में? 67। इसको 71 का नहीं 78 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और 1983 का गोल्डन ब्रेथ अवार्ड भी मिला था। गोल्डन ब्रेथ अवार्ड 1983। उसके अलावा कुछ अन्य रचनाएं हैं जो खास नहीं है, ये सारी खास है। पूछते हैं क्योंकि मैं सन्नाटे बुन, क्योंकि मैं उससे जानता हूं। पहले मैं सन्नाटे बुनता हूं, और एक वो है, वो सागर मुद्रा। कई रचनाएं हो रही है। बोधि वृक्ष के नीचे, महामाया, अना, ये है, एक दो थोड़ी है। आपको याद क्या करना? एक तो भग्नदूत। टाइम कितना है? ओहो,
ये तो कल फिर लिखनी पड़ेगी। आज पढ़ा नहीं पाए ना, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 8 मिनट बची है टोटली। अभी इसमें कुछ और लिखाना है ना, बीच बीच में लिखना। नंबर